जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग को समझ आ गई थी कि उसे क्या करना है। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग ने स्काई ब्रिज के लेवल 13 का ब्रेक थ्रू करते हुए केओस सिटी में मौजूद सभी जीनियसिस को शॉक कर दिया था। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इवन वो सीनियर जो कि फैंग को अपने साथ कंपेयर कर रहा था, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पाता और जमीन पर गिरकर फैंग से पीछे हटते हुए थर-थर कांप रहा होता है। जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी सभी जीनियसिस फैंग का वेलकम करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। इधर फैंग वापस जाते हुए उस सीनियर की हालत देखकर वहाँ से गुजर जाता है। वहीं सीनियर कांगबू फैंग के इस रिजल्ट को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, इस मैटर को मुझे जल्द से जल्द हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि वनरेबल फायर इरोजन को भी फैंग के इस कारनामे के बारे में पता चल जाता है और वो स्क्रीन पर इसे देखते हुए अपने मन में कहते हैं, ये बच्चा जिसने मेरे बेटे को जेल में भिजवाया अब एक परेशान कुन खतरा बन गया है। अब इसके बाद हम फैंग के मास्टर किंग जेनियन को देख पाते हैं जो कि फैंग के रिजल्ट्स को देखकर मजे के साथ वाइन एंजॉय करते हुए अपने पास मौजूद लोंगयू से कहते हैं, लोंगयू मैंने सुना है कि मास्टर वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स भी लुओ फैंग को अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं। तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सारे मास्टर्स अब फैंग के पीछे पड़ने वाले हैं। उनको जो अपने डिसाइबल की बड़ाई करता हुआ देखकर लोंगयू को भी समझ आ जाता है कि ये अपने डिसाइबल को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड हैं, इसीलिए वो भी इस पर मुस्कुरा देती हैं। अब इसके बाद हमें क्यानवू यूनिवर्स किंगडम के कॉमरेस डिपार्टमेंट हेड एल्डर जिनयू और मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड मिस जुई को दिखाया जाता है। एल्डर जिनयू फैंग की इस अचीवमेंट को देखते हुए कहते हैं, जरा हमारे प्राउड इंस्पेक्टर इनवॉय को तो देखो, इसका फ्यूचर वाकई ब्राइट है। इस पर हम देखते हैं कि मिस जुई आदत से मजबूर एल्डर जिनयू के सामने तो अपना मुंह चिढ़ाती हैं, लेकिन फिर साइड की तरफ होते हुए फैंग का नाम सुनकर मुस्कुरा देती हैं, यानी कि उनके अंदर फैंग को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। इसी के साथ सीन कट होता है और हम इधर केओस सिटी में लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने सभी टीम मेंबर्स को पार्टी दे रहा होता है। ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इंसेक्ट क्वीन को जो अपने नेस्ट से बाहर आते हुए अपने इनवॉय से कहती है, पास्ट में हमने अपने नंबर 1 टारगेट कोडी को एलिमिनेट करने के लिए अपने बेशुमार रिसोर्सेज को खर्च कर दिया था और अब एक बार दोबारा से एक और अपीयर हुआ है, एक रेयर जीनियस जो कि मिलियनेरास में एक बार अपीयर होता है, लुओ फैंग। इस पर उनका इनवॉय कहता है, जी हाँ, और इवन रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि लुओ फैंग कोडी से भी ज्यादा काबिल है। और दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं कि कोडी एक रेयर जीनियस था जो कि पहले केओस सिटी लॉर्ड का डिसाइबल रह चुका है। इनवॉय की ये बात सुनकर इंसेक्ट क्वीन उससे कहती है, अब लुओ फैंग को एज अ प्राइमरी टारगेट सेट कर दो। मैं फौरन से क्लैन को रिपोर्ट करती हूँ कि लुओ फैंग को किल करने के लिए अकेले हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ काफी नहीं है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इधर वर्चुअल यूनिवर्स में मास्टर जियांटियान चैन को देखते हैं जहाँ लोंगी उनके साथ चलते हुए जा रही होती है और उनसे कहती हैं, मास्टर वनरेबल अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो लुओ फैंग किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस पर मास्टर उनका आंसर करते हुए कहते हैं, पास्ट में केओस सिटी लॉर्ड का डिसाइबल कोडी जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल की पीक पर होते हुए किंग लेवल इमोर्टल अनडाइंग की बराबरी करने की पावर रखता था। अफसोस वो अपना टाइम आने से पहले ही इंसेक्ट क्लैन के हाथों मारा गया। तब से लेकर अब तक कोई भी उसकी बराबरी की वर्थ रखने वाला नहीं आया और अब फाइनली लुओ फैंग अपीयर हुआ है, इसीलिए वो बेहतरीन गाइडेंस डिजर्व करता है। यानी कि मास्टर जियांटियान चैन खुद चाहते हैं कि लुओ फैंग केओस सिटी लॉर्ड का डिसाइबल बने। अब इसके बाद हम इधर लुओ फैंग को देख पाते हैं जो कि अपने मास्टर किंग जेनियन के पास आया हुआ था और जैसे ही वो यहाँ पर अपने ईमेल्स को चेक करता है तो उसके ऊपर तो ईमेल्स की बारिश हो गई थी, जिन्हें देखते हुए उसके मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें 392 ईमेल्स और 13 पर्सनल कॉल्स आई हुई हैं। ये सभी यूनिवर्स मास्टर्स हैं जो तुम्हें अपना डिसाइबल बनाने के लिए बेकरार हैं। इतने सारे पावरफुल फिगर्स में से तुम किसे चूज करोगे? फैंग जो कि उन ईमेल्स के साथ लड़ रहा होता है उनके बीच में से निकलता हुआ कहता है, पर मेरे मास्टर तो आप है ना। इस पर मास्टर जेनियन हंसते हुए कहते हैं, हर पावरफुल फिगर के कई सारे मास्टर्स होते हैं, मैं तुम्हारे पाथ को लिमिट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस पर फैंग भी फौरन से पूछता है, किन से? मास्टर कहते हैं, लॉर्ड ऑफ केओस सिटी। उनका ये कहना था कि वो सारे के सारे ईमेल्स जो कि आपस में कंपटीशन कर रहे थे और चाहते थे कि फैंग पहले उसकी सुने, वो निराश होकर वापस लौट जाते हैं। और यह फैंग हैरानी के साथ कहता है, आ माइटी बीइंग जिन्होंने सिर्फ अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 इमोर्टल्स को राख में बदल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब तक वो केओस सिटी को गार्ड कर रहे हैं कोई भी एलियन रेस उनकी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये कह सकते हैं कि वो ह्यूमैनिटी की टॉप 3 पावर्स में से एक है। क्या वो भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं? इस पर अब मास्टर फैंग के पास आते हुए उससे कहते हैं, इवन थू केओस सिटी लॉर्ड ने तुम्हें ऑफिशियली अपना पर्सनल डिसाइबल बनाने का अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने एक इनवॉय के थ्रू मुझ तक अपना मैसेज पहुंचाया है कि वो तुम्हें अपने रजिस्टर्ड डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करने का इरादा रखते हैं। लुओ फैंग,
ये एक एक्सट्रीमली रेयर अपॉर्चुनिटी है। इस पर हम देखते हैं कि फैंग अपने मास्टर की बात मानते हुए क्योस सिटी लॉर्ड का डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो गया था। तो इसीलिए वो सीधा चला जाता है क्योस सिटी में मौजूद सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस पर, जहां वो जैसे उनके गेट को देखते हुए आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स ने फैंग के सामने अपने वेपन्स को थ्रो कर दिया था और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। यानी कि वो बिना सिटी लॉर्ड की परमिशन से फैंग को अंदर जाने नहीं देंगे। कि तब इतने में ही पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो सिटी लॉर्ड की कमांड से ही आया है, उसे आने दो। इसी के साथ वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स ने अपने वेपन डाउन कर दिए थे और वो पीछे होकर खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ वहां पर एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फिगर धीरे धीरे करके बाहर आने लगा था। फैंग भी हैरानी के साथ खड़ा हुआ उसे ही देख रहा होता है और जैसे वो पर्सन बाहर आता है तो फैंग चौंकते हुए कहता है, फीक। इस पर हम देख पाते हैं कि एल्डर फीक फैंग से कहते हैं, लोग मुझे यूजुअली मास्टर वनरेबल गुईजी बुलाते हैं। मेरा वो फीक नेम तो बस तुम्हारे असेसमेंट टास्क को कवर करने के लिए था। इस पर फैंग भी अब धीरे से आगे बढ़ते हुए कहता है, तो क्या आप वो थे जो मेरे मिशंस को इवैल्यूएट कर रहे थे? मास्टर गुईजी कहते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारे 3rd स्टेज मिशन को इवैल्यूएट किया था। अगर मैं तुम्हारी पूरी जर्नी को इवैल्यूएट करता तो तुम्हारा स्कोर अभी से कहीं ज्यादा होता। ये कहते हुए वो फैंग के करीब आ चुके थे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इसके अलावा अब चूंकि सिटी लॉर्ड तुम्हें अपने रजिस्टर्ड डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि हम दोनों फेलो डिसाइबल्स हैं। तो इसीलिए तुम मुझे सेकंड सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। उनका ये कहना था कि फैंग को भी रियलाइज हो जाता है कि ये भी सिटी लॉर्ड के डिसाइबल हैं। इसी के साथ मास्टर गुई वहां से जाते हुए कहते हैं, जूनियर ब्रदर मेरे साथ आओ। और अब फिर वो दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्योस सिटी लॉर्ड के मेंशन गेट की तरफ चलने लगते हैं। जहां जाते साथ साथ मास्टर गुई फैंग को बताते हैं, हमारे मास्टर की टोटल 3 फॉर्म्स हैं, जिनमें से एक ये है जो अपनी मेन स्लोथर फॉर्म में क्योस सिटी को गार्ड कर रही है। याद रखो, जब भी वो यहाँ पर किसी घुसपैठिए को किल करें तो तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी होगी। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है, सिर्फ उनकी ये सिंगल फॉर्म पूरी क्योस सिटी को गार्ड कर रही है। इसी के साथ सिटी लॉर्ड का मेंशन गेट ओपन हो जाता है और मास्टर गुई फैंग से कहते हैं, प्लीज आगे बढ़े। यहाँ जैसे ही फैंग कदम आगे बढ़ाता है तो उसे फील होता है कि उसकी सोल अलग अलग यूनिवर्सिस में ट्रेवल कर रही है और वो एक ही लम्हे में बहुत सारी जगह पर पहुंच गया था। इसी के साथ थोड़ी देर में फैंग अपनी बॉडी में वापस लौट आता है और मेंशन गेट के अंदर से होता हुआ सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस में पहुंच चुका होता है। जहां वो आगे बढ़ते हुए देखता है कि यहाँ तो हर तरफ यूनिवर्स लॉस फैले हुए हैं और उन्हें देखते हुए वो कहता है, ये सभी तो एनर्जी के 8 लॉ ऑफ एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ जैसे जैसे फैंग आगे बढ़ते जाता और जहाँ तक उसकी नजर जा रही थी वहाँ हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही और वॉरियर्स की लाशें बिछी हुई थी। और फैंग हमें बताता है कि ये तो एंशिएंट पीक लेवल बैटल की रेमिनेंट्स हैं और इस बैटलफील्ड के मास्टर क्योस सिटी लॉर्ड हैं। उसका भी अपने मन में ये कहना था कि तभी वहाँ पर क्योस सिटी लॉर्ड अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और हमें एक अमेजिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर यूनिवर्स के सभी लॉज इकट्ठा होते हुए क्योस सिटी लॉर्ड की बॉडी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ हमें देखने को मिलता है स्पेस एंड टाइम्स में बड़े बड़े क्रैक्स, जिनके अंदर से यूनिवर्स लॉज इकट्ठा होते हुए एक जगह पर कंबाइन हो रहे होते हैं। फैंग इस सारे प्रोसेस को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा होता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, इनके हाथों में तो बाउंडलेस यूनिवर्स के लॉज कंप्लीटली बाउ करते हैं और लॉ ऑफ स्पेस तो इनकी इस बॉडी और सेक्रेड व्हील्स को फॉर्म कर रहा है और इनकी आंखों में लॉ ऑफ टाइम की पावर्स शाइन कर रही हैं। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि क्योस सिटी लॉर्ड की इस फॉर्म की बॉडी क्रिएट हो जाती है और उनकी इस क्रिएशन का ये नजारा सच में देखने लायक था। अब सिटी लॉर्ड कहते हैं, लुओ फैंग। इसी के साथ फैंग के आसपास सारे के सारे यूनिवर्सिस लॉस घूमने लग गए थे। फैंग भी इन्हें फील कर पा रहा होता है और वो फैंग की सोल्स तक घुस जा रहे थे। इसीलिए वो कहता है, इनके जरिए से अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यूनिवर्स के सभी लॉस को देख पा रहा हूँ। ये बहुत टेरिफाइंग है। इवन मेरी सोल ने तो अनकॉन्शियसली इनके सामने सबमिट कर दिया है। और हमें फैंग इनर वर्ल्ड में भी देखने को मिलता है कि फैंग की गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी और इवन मूशा बॉडी ने भी अनकॉन्शियसली इनके सामने अपना सर झुका दिया था। तो अब फैंग भी हैरानी के साथ अपने घुटनों पर आते हुए सिटी लॉर्ड को ग्रीट करता है और अपनी नजरें उठाकर जैसे ही सिटी लॉर्ड की तरफ देखता है तो अभी भी उनके आसपास यूनिवर्स के सभी लॉस फ्लो कर रहे थे। फैंग उन्हें देखते हुए अपने मन में ही कहता है, यूनिवर्स के शानदार और वसी लॉस सिर्फ पीक एग्जिस्टेंस के थ्रू ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये वाकई एक सुप्रीम बीइंग है। इसी के साथ क्योस सिटी लॉर्ड अब अपने सभी लॉस को कंट्रोल करते हुए फैंग से कहते हैं, तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और साथ ही वो अपने एक स्पिरिचुअल हैंड से फैंग जो कि घुटनों पर है उसे उठाते हुए कहते हैं, और तुम्हारी डेस्टिनी भी गैर मामूली है। ना सिर्फ तुमने कंपनी की ट्रेनिंग में सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर किया
बल्कि इसी के साथ साथ लुओ ब्लड लाइन की पावर को भी पोजेस कर लिया है। इवन मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर बीस्ट गोड एसेंस को भी सेंस कर पा रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर फैंग शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूटने लग गए थे। साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो सीधे मेरी सोल में देख पा रहे हैं। नहीं, मैंने अपनी मूशा बॉडी और कोर दोनों को ही सेफली वर्ल्ड रिंग में छुपा रखा है। अगर इन्होंने मेरे ओरिजिनल कोर की छानबीन करने की कोशिश की तो इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यही सोच सोच कर ही फैंग की हालत खराब हो रही होती है। तभी इधर सिटी लॉर्ड आगे कहते हैं, ऐसा लगता है कि जब तुम बीस्ट गोड कैनियन में थे तो तुमने वहाँ पर काफी ज्यादा इनलाइटमेंट हासिल की है। ये कहते हुए वो फैंग के आसपास अपने यूनिवर्सिस लॉस को फैलाते हुए बताते हैं, मैंने काउंटलेस वर्ल्ड्स को इवॉल्व होते हुए और यूनिवर्स को राइज और फॉल होते हुए देखा है, और ह्यूमन जीनियसिस को भी स्काई में स्टार्स की तरह इमर्ज होते हुए देखा है। पर फिर भी उनमें से जो वाकई सिविलाइजेशन के पिलर्स बन पाते हैं वो एक मॉर्निंग स्टार की तरह रेयर हैं, और उनमें से वो लोग जो कि यूनिवर्स लॉर्ड्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं वो अक्सर अपनी ट्रेजिक फेथ से नहीं बच पाते और मारे जाते हैं। लेकिन रिसेंटली ही मैंने तुम में इमेंस पोटेंशियल देखा है। हाउएवर, मेरा डिसाइबल बनने के लिए पहले तुम्हें खुद को स्ट्रेंथन करना होगा, इसीलिए अब मैं तुमको एक ट्रायल दूंगा। अगर तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम ऑफिशियली मेरे पर्सनल डिसाइबल बन जाओगे। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में हल्का सा हैरान होते हुए कहता है, पर्सनल डिसाइबल, ये तो रजिस्टर्ड डिसाइबल से भी हायर पोजीशन है। वहीं इधर सिटी लॉर्ड आगे बताते हैं, तुम्हें इस ट्रायल में 7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेवल को मास्टर करना होगा, और ऐसा कर पाने के लिए तुम्हारी टाइम लिमिट है 3000 ईयर्स। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर मास्टर गुई अपने मन में कहते हैं, ये 7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक हिलो डुओ ने क्रिएट की थी, जिसे मास्टर करने के लिए लॉ ऑफ स्पेस एंड गोल्ड की कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए। इस टेक्निक को मास्टर कर पाना तो मेरे लिए भी इंतहाई डिफिकल्ट है। इवन लियान लुओ जैसे जीनियस को भी स्पेस के एसेंस को समझने में 3000 ईयर्स लग गए थे, और अब सिर्फ लुओ फैंग के अकेले ही 3000 ईयर्स में इस टेक्निक को मास्टर कर पाना। मुझे नहीं लगता कि मास्टर को जूनियर ब्रदर को इतने ज्यादा हैवी ट्रायल को असाइन करना चाहिए था। मास्टर गुई यहाँ ये सब सोच रहे होते हैं जबकि हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपना सर झुकाए कुछ सोच रहा होता है, और फिर अब सोचने के बाद अपना सर उठाते हुए कहता है, मास्टर, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लुओ फैंग सेकुलेशन में आ चुका है और कल्टीवेशन कर रहा है, और लगातार दिन रात एक कर देता है और अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। और ऐसे ही उसकी ये ट्रेनिंग चलती रहती है जहां वो अपनी तीनों बॉडीज के साथ हर जगह पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, और देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। अब फैंग अपनी डोमेन में बैठा हुआ हमसे कहता है, इन बीते पिछले कई 100 सालों में मैंने क्योस सिटी लॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए दिन रात ट्रेनिंग की है, बिना एक भी लम्हे आराम किए। और मास्टर गुई से गाइडेंस मिलने के बाद और मेरे क्योस टॉमस्टोन की अंडरस्टैंडिंग को मर्ज करने के बाद मैं फाइनली स्पेस ओरिजिन लॉ के 108 एसेंस को मास्टर कर पाया हूँ। और फिर इसके बाद मैंने 36 लेवल्स ऑफ डिवाइन एवोल्यूशन की स्टडिंग शुरू कर दी है, ताकि मैं 7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक की फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए उसका ब्रेक थ्रू कर सकूं। और मेरी गोल्ड और स्पेस ओरिजिन लॉ को मर्ज करने की अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे डीपर होती जा रही है, और अब साथ ही मैं धीरे धीरे बीस्ट गोड की विल के हिडन मीनिंग को भी समझ पा रहा हूँ। फैंग हमें ये सब कुछ बता रहा होता है, और साथ ही साथ हम विजुअल्स में देख पाते हैं कि वाकई फैंग ने अपनी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसको इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर मास्टर गुई भी काफी हैरान हो रहे होते हैं। फैंग जब हमें ये सब बता रहा था तो तभी वाता उसके पास आते हुए कहती है, तुम्हारे सीनियर लियान लुओ को स्पेस ओरिजिन लॉ के 108 एसेंस को समझने में 2000 ईयर्स लग गए थे, लेकिन तुमने सिर्फ इसे 100 ईयर में अचीव कर लिया, और तुम इवन 7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक को भी स्मूथली एडवांस करते जा रहे हो। ऐसा लगता है कि मैंने अपने प्लेनेट युनमू के सक्सेसर को चूज करने में कोई भी मिस्टेक नहीं की। ये कहते हुए वो बहुत ही प्राउड फील कर रही होती है, और फिर कहती है, लुओ फैंग, चलो अब डोमेन मास्टर क्वालिफायर्स में पार्ट लेते हैं, जो कि 1000 ईयर्स में एक बार होता है। इस कंपटीशन को तुम सिर्फ अपना वार्म अप समझना। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने कंपटीशन में पार्ट ले लिया और उसका सामना होता है उसी के सीनियर से, जो कि फैंग को कम आंक रहा था। उसे अपने सामने देखकर फैंग एक स्माइल पास करता है और सिर्फ अपने एक ही अटैक में उस सीनियर को हरा देता है, जबकि वो बोल रहा था, लुओ फैंग, हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, हमने भी स्पेस ओरिजिन लॉ में ट्रेनिंग की है। पर इसके बावजूद भी वो फैंग के सामने कुछ मिली सेकेंड्स भी नहीं टिक पाया। फैंग इस कंपटीशन में अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को इजीली हराता जा रहा होता है, जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल हो। और उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर हम देखते हैं कि वुका तो बहुत ज्यादा खुश होती है। इवन वो रोंगजुन के साथ डांस भी करने लग गई थी, और बेचारा रोंगजुन शर्मा रहा होता है, जबकि लॉबी में मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स फैंग से इंप्रेस्ड हो रहे होते हैं और उसे जोर जोर से चीयर अप कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि फैंग का सामना पावरफुल वॉरियर्स के साथ नहीं हो रहा था। इवन ऐसे कई वॉरियर्स आते हैं जिनका सामना कर पाना फैंग के लिए भी मुश्किल था, लेकिन अब क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो वो इजीली उन्हें भी हरा देता है। वो अपनी इस अंडरस्टैंडिंग से वन बाय वन अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को हराते हुए इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस ले लेता है, जो देखकर लाइट वो का भी इंप्रेस हो गई थी और इवन बोलन भी उसे थम्स अप करता है। फैंग की इस अचीवमेंट से तो अब पूरे के पूरे केओस सिटी में हल्ला मच गया था और हर तरफ सिर्फ उसी का नेम ही गूंज रहा होता है। फैंग का वो सीनियर जो कि उससे हार चुका है, वो जोर से टेबल पर अपने पंच मारते हुए गुस्से में कहता है, मैंने 30,000 सालों तक ट्रेनिंग की और इसने सिर्फ कुछ 100 सालों में ही मुझे सरपास कर दिया। आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? ये कहते हुए वो निराश होकर जोर जोर से रो रहा होता है, जबकि उसके साथ बैठा हुआ वॉरियर सोच रहा होता है, क्या ये भी कोडी की तरह है? इधर फैंग की पूरी टीम उसे अप्रिशिएट कर रही होती है, जबकि वहां पर मौजूद वॉरियर्स अपना सर पकड़कर रोते हुए कहते हैं, इस एरा में इसके जैसे एक मॉन्स्टर का पैदा होना क्या ट्रेजेडी है। उसके ये चिल्लाते हुए कहते साथ ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है किंग यांजू को, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस एंजॉय कर रहा होता है। और साथ ही कहते हैं कि अगर 9th प्रिजन में मौजूद बाकी सभी लोगों को पता चल जाए कि हर 100 साल बाद मैं वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर हो सकता हूँ, तो वो तो जेलिसी के मारे ही मर जाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो बेवकूफ लुओ फैंग इस वक्त क्या कर रहा होगा। ये कहते हुए वो बड़ा ही खुश होते हुए मजे कर रहा होता है कि तभी इतने में ही वहां पर उसका एक सर्वेंट अपीयर होते हुए उसे बताता है, सर लुओ फैंग ने बस अभी अभी डोमेन मास्टर क्वालिफायर्स कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस अचीव की है। वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इस कंपटीशन का चैंपियन है। उसकी ये बात सुनकर किंग यांजू, जो कि बहुत ही खुश हो रहा था और अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर रहा होता है, उसका मूड अचानक से सड़ जाता है और वो दांत पीसते हुए गुस्सा करने लग गया था। इसी के साथ सीन कट होता है, हम देखते हैं लुओ फैंग को, जो कि 9 यूनिवर्स केओस टोम्बस्टोन के पास आकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें बताता है, मैं केओस सिटी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि 900 ईयर्स गुजर चुके हैं, जबकि यही टाइम अगर मैं ओरिजिनल यूनिवर्स के हिसाब से देखूं तो वहां पर ऑलमोस्ट 3000 साल गुजर चुके हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान ह्यूमैनिटी अर्थ से पूरी गैलेक्सी में फैल चुकी है। इवन वो दूसरे यूनिवर्सेस के इलाके में भी पहुंच चुके हैं। अर्थ के लोगों की ये माइग्रेशन कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती जा रही है और मेरी बीस्ट गॉड विल की अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते मैं 7 बीस्ट गॉड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेयर अटैक को क्रिएट करने में काबिल हो पा रहा हूँ। जब फैंग हमें ये सब कुछ बता रहा होता है तो इस दौरान भी फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट लगातार ट्रेनिंग किए जा रहा होता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता जा रहा होता है। तभी फैंग हमें कहता है, अब मुझे रियलाइज हो चुका है, बीस्ट गॉड की विल और गॉड और स्पेस ओरिजिन लॉ का फ्यूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। इसी से मेरी कॉम्प्रिहेंशन और भी ज्यादा स्मूथली फ्लो करेगी। ये कहते हुए फैंग अपनी 7 बीस्ट गॉड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेयर अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और इवन उसकी आंखों में भी ब्लड आ गया तो उसकी आंखें रेड हो जाती है। फैंग की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई थी, पर वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, लेकिन वो रुकता नहीं और चिल्लाते हुए इस पेन को बर्दाश्त करते हुए बार बार ट्राई करता रहता है और इसी के चलते अब धीरे धीरे उसकी बॉडी बीस्ट गॉड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी। तभी इधर दूसरी तरफ हम केओस सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर मास्टर फीक को देखते हैं, जो एक पोर्टल के अंदर से सिटी लॉर्ड के पास अपीयर होते हुए ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर मैं लुओ फैंग को हर 10 साल में एक बार गाइड करने के लिए जाता रहा हूँ और हर बार जब भी मैं गया मैं उसके प्रोग्रेस को देखकर हैरान रह जाता था। जूनियर ब्रदर बीस्ट गॉड की टेक्निक्स को सीखने के मामले में वाकई ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते हैं। उनका प्रोग्रेस ट्रूली टेरिफाइंग है। इस प्रोसेस में आने वाले किसी भी ऑब्स्टिकल ने उसे 3 महीने से ज्यादा डिले नहीं किया और अब वो इवन 7 बीस्ट गॉड स्लिंग टेक्निक की फर्स्ट लेयर को मास्टर करने में सिर्फ एक कदम पीछे हैं। मास्टर गुई की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि केओस सिटी लॉर्ड भी थोड़े से हैरान रह गए थे। तभी इधर हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी डोमेन के अंदर लगातार पेन बर्दाश्त किए जा रहा होता है और बीस्ट गॉड स्टैचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता। और फिर फाइनली अपनी लिमिट्स को हद से ज्यादा पुश करने के बाद फैंग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी ह्यूमन बॉडी बीस्ट गॉड की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है और उसके ऊपर एक बीस्ट गॉड का आर्मर आ गया था और साथ ही वहां पर अपीयर होती है बीस्ट गॉड की सोल, जो कि जोर जोर से रोर कर रही थी। इतने में सीन कट होता है, हम देखते हैं कि केओस सिटी लॉर्ड अपने मेंशन में होते हैं कि तभी वहां पर हमें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है मास्टर, जो कि और कोई नहीं फैंग ही होता है। तो मास्टर उसकी तरफ पलटते हुए कहते हैं, लुओ फैंग
7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेयर को डेमोस्ट्रेट करो। ये कहते साथ ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं ताकि फैंग अपनी इस टेक्निक की फुल पावर को अनलिश कर सके। इस पर फैंग भी कहता है यस मास्टर। इसी के साथ वो अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को अपनी बॉडी से हटा देता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर भी हट गया था और फिर उसके अंदर होती है एवोल्यूशन, जिसके चलते फैंग की बॉडी बीस्ट गोड की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है और अपनी इस न्यू लुक के साथ वो परफॉर्म करता है 7 बीस्ट गोड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेयर अटैक को, जो कि होता है हेवन पियर्सिंग क्लो। उसके इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा है ये आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इवन उसने बड़े बड़े प्लैनेट्स और अपने सामने आने वाली हर एक चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इस इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन को देखते हुए सिटी लॉर्ड फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम को रिवर्स करके सारी जगह को पहले जैसा कर देते हैं और फैंग से कहते हैं एक्सीलेंट। मैंने तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए 3000 साल दिए थे, फिर भी तुमने इसे सिर्फ 900 ईयर्स में कम्प्लीटली मास्टर कर लिया। आज से तुम लुओ फैंग ऑफिशियली मेरे पर्सनल डिसाइबल बन गए हो। ये सुनना ही था कि फैंग फौरन से खुश होते हुए मास्टर के सामने घुटनों पर आते हुए उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ फैंग को देखते हुए मास्टर को उसके अंदर अपना ओल्ड डिसाइबल नजर आ रहा होता है, तो वो अपने मन में कहते हैं ये कितना शार्प और गिफ्टेड है। ये मुझे मेरे डिसाइबल कोडी के यूथ की याद दिलाता है। सैडली उस वक्त इंसेक्ट क्लैन ने अपना जाल बहुत अच्छे से बुना था। इवन जब मैंने खुद उसे बचाने के लिए टाइम को रिवर्स कर दिया था, फिर भी मैं उसे नहीं बचा सका। ये सोचने के बाद अब वो फैंग को उठाते हैं और उससे कहते हैं लुओ फैंग, तुम अब मेरे 32nd डिसाइबल हो, जिनमें से 25 यूनिवर्स वनरेबल्स हैं। तुम्हारे लिए डोमेन मास्टर की पीक पर पहुंचने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा और अब से तुम डायरेक्टली वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर हो पाओगे। तुम्हें जब भी जरूरत हो थंडर आइलैंड में मेरे पैलेस पर आ जाना। और रही बात इस जगह की, तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 2 बार लौटना पड़ेगा, यानी कि कियो सिटी में। एक बार जब तुम वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंचोगे और एक बार जब तुम कियो सिटी को छोड़ोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब लुओ फैंग आगे क्या करेगा।